विश्वविद्यालयों का संगम लेकर के सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर का बहुत स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं विभा कुमारी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और स्वागत वक्तव्य के लिए आप आमंत्रित हैं। विभा कुमारी मैम। धन्यवाद साथी। आज नमस्ते विभा जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को प्रणाम। आज हम लोग प्रेमचंद जयंती यहाँ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम का संयोजन सुमित कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ सुमित। आपने छोटी सी उम्र में इतने बड़े कार्यक्रमों को इतनी सफलता पूर्वक आयोजित किया है और हमेशा करते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। और आज आपने मुख्य वक्ता के रूप में अमृता मैम को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैम, मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी हुई। आज माध्यम बना है, यहाँ आपको उपस्थित कर पाया है और आज आपको हम लोग सुन पाएंगे। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जैसे रचनाकार को उनकी जयंती पर जब आप जैसे अध्यापकों के मुंह से हम लोग सुनते हैं और समझते हैं, तो जरूर हम लोग पुस्तकों से आगे बढ़कर उनके कार्य को समझ पाते हैं। क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसे किस्सा गो थे कि लेखन नहीं है, लेखन के माध्यम से जो वो कहानी कहने की कला है, उनकी जो किस्सा गोई है, उस पर मैम आज बहुत विस्तार से हम लोगों को बताएंगी। और साक्षी ने मैम के परिचय में बताया है कि मैम जो है प्रेमचंद के विशेषज्ञ है और खास करके कर्बला के बारे में जो मैम का अध्ययन है, उस पर आज हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे मिथिला में मैम पाग और दुष्टा से स्वागत किया जाता है। ऑनलाइन कार्यक्रम की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी भावना ऐसी ही है कि मिथिला की परंपरा के हिसाब से हम आपका स्वागत करना चाह रहे हैं और उसी भावना में डूब करके आपको हम लोग सुनने के लिए यहाँ पर बिल्कुल उत्सुक है, उत्साहित है। और हमारे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, उन्होंने तो मैम की कक्षाओं में उन्हें सुना है। यहाँ मुझे जूही दिखाई दे रही है जो ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय की हमारी बहुत प्रखर विद्यार्थी है और लगातार लेखन करती रहती है। अभी 2-4 दिन पहले इनकी एक कविता प्रकाशित हुई है। तो यहाँ सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और हमारे साथी दीपक त्रिपाठी सर यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका अभी कैमरा ऑफ है, तो मैं जिनको नहीं देख पा रही हूँ, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। इस विशेष दिन पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। जी मैम। चलिए, तो सबसे पहले डॉक्टर विभा मैम का धन्यवाद, उन्होंने तहे दिल से मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, और डॉक्टर दीपक त्रिपाठी सर का, और हमारे विद्यार्थी साक्षी और सुमित को एक बार मैं बहुत उनके प्रति आभारी रहूंगी कि प्रेमचंद जयंती के अवसर पर और इतने लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा दोनों ने। ये जो आयोजन है आज, ये अरिकिंचन संस्कृति और कला संस्था का वार्षिकोत्सव भी है और प्रेमचंद जयंती का अवसर भी है। इस पर आप सभी का स्वागत है। आज बहुत सारे मेरे शोधार्थी भी जुड़े हुए हैं इस मंच से। आज हमारे साथ डॉक्टर विभा जी हैं, डॉक्टर दीपक जी हैं। आज मेरे वक्तव्य का जो विषय है वो है हमारे समय में प्रेमचंद, विषय संदर्भ स्त्री। विमर्शों का दौर है और विमर्शों के दौर में प्रेमचंद के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगातार लगते रहे हैं। हम सब परिचित हैं इस बात से। हमारे समय रचनाकार जो बहुत सरल भी हैं, हम सब जानते हैं सरल होता है वो उतना कठिन होता है निश्चित रूप से। तो प्रेमचंद जितने सरल हैं, प्रेमचंद को उतना समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि प्रेमचंद की जो रचना यात्रा है वो बहुत लंबी है।
और लेकर के और अंत के को देखते हैं तो हमें छोटे छोटे पड़ाव तो दिखाई देते हैं कि कभी उर्दू में लिखा, कभी हिंदी में लिखा, कभी प्रगतिवाद से वो जुड़े। लेकिन यदि पूरी विचार यात्रा को यदि प्रेमचंद की को हम देखना चाहें तो हम समझते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य बहुआयामी है। सभी आयामों पे बात करना वैसे भी मेरे लिए संभव नहीं है। आज हम सिर्फ एक विशेष संदर्भ उठाएंगे और वो संदर्भ है स्त्री का। अंग्रेजी की स्थापना के साथ एकीकरण के परिस्वरूप यहाँ का जो साहित्य था वो जर्मन। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण पर इसका प्रभाव पड़ा और मध्ययुगीन जो मूल्य थे और दूसरे पश्चिम के जो मूल्य थे, विशेषकर पूंजीवादी, उन दोनों की हमें टकराहट दिखाई देने लग जाती है। और विशेष करके यदि आप रंगभूमि तक आए, प्रारंभ में यदि प्रेमचंद को आप देखेंगे तो भारत की सामाजिक समस्याओं को उठा रहे हैं विशेष करके, लेकिन रंगभूमि तक आते आते प्रेमचंद पश्चिम के विचारों के पूंजीवाद के प्रभाव को रेखांकित करने लग जाते हैं और बहुत बखूबी ये चीज हमें दिखाई देने लगती है। और प्रेमचंद वहां लिखते हैं शहर पैसे वालों के रहने का स्थान है और गांव किसका है, जहां से वो शुरुआत करते हैं रंगभूमि उपन्यास की। प्रेमचंद के सामने उस समय 3 रास्ते हैं और पहला रास्ता था कि वो मध्ययुगीन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते। दूसरा रास्ता था उनके पास में कि वो आधुनिक मूल्यों के आगे बिना सोचे समझे समर्पण कर देते। और एक तीसरा रास्ता था उनके पास कि दोनों युगों के मूल्यों का तत्कालीन भारतीय संदर्भ में मूल्यांकन करके गलत मूल्यों का विरोध और सही मूल्यों की स्थापना का प्रयास करते। निश्चय ही प्रेमचंद ने तीसरे रास्ते को चुना। प्रेमचंद का युग नारी आंदोलन का युग भी है। उनके जन्म के समय भारत में पुनर्जागरण का राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में परिवर्तित होता है। पुनर्जागरण के आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई अमानुषिक कुरीतियों पर वैधानिक प्रतिबंध लगना शुरू हो जाता है, जैसे 1829 में सती प्रथा का निषेध, शारदा अधिनियम। इसी बीच में ईश्वरचंद विद्यासागर आते हैं, केशव चंद सेन आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं और वो भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। स्त्री शिक्षा का प्रचार खूब हो रहा है इस समय और स्वतंत्रता के संघर्ष में भी स्त्रियों ने अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर दी है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी खुद पिकेटिंग करती हुई पकड़ी जाती हैं। अब यहाँ पर जो प्रेमचंद और गांधी की लड़ाई है, दरअसल वो भी दो स्तर की लड़ाई दिखाई देती है। हम पूरा साहित्य पढ़ें तो विचार साहित्य में प्रेमचंद के में हमें दिखाई देता है कि प्रेमचंद अंग्रेजों से भारत को मुक्त करना चाह रहे हैं। लेकिन एक जैसे दूसरी लड़ाई गया, आप गांधी को देखेंगे तो उनकी 2 किताब हमें महत्वपूर्ण मिलती है, एक हिंद स्वराज और एक ग्राम स्वराज। तो उसी तरह से प्रेमचंद के पूरे साहित्य में हम देखते हैं कि प्रेमचंद के आगे एक तरफ भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न है अंग्रेजों से, लेकिन दूसरी भी प्रश्न स्वतंत्रता से संबंधित जो भारतीय समाज में सामंती परिवेश की बुनावट है, उससे भी प्रेमचंद अपने साहित्य में हमें जूझते हुए दिखाई देते। और उस कड़ी में प्रेमचंद जमींदार, जागीरदार और पूंजीपति और किसान, इन सबको एक तरीके से पात्र के रूप में लेकर के आते हैं और प्रेमचंद वहां से दोनों आंदोलनों को संभालने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। और केवल उस समय के तत्कालीन आंदोलन को प्रेमचंद नहीं संभालना है, बल्कि भविष्य को भी प्रेमचंद मतलब दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद का भविष्य देखना भी। प्रेमचंद ने कथा साहित्य में स्त्री जीवन के हर पहलू का करीब करीब चित्रित किया है। उनकी प्रत्येक समस्या, उनके चरित्र, स्त्रियों में विद्यमान साहस, त्याग, करुणा, दृढ़ता, संयम जैसे मानवीय गुणों के साथ ईर्ष्या, द्वेष, आभूषण प्रियता,
रूढ़िवादिता, धर्म भीरुता, अंधविश्वास जैसी दुर्बलताओं का भी जिक्र किया है। प्रेमचंद ही है जो दोनों आइडियोलॉजी एक साथ उनके साथ हैं कि वो जहां मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य में कुछ उसकी मजबूत पक्ष होते हैं तो उसके कुछ कमजोर पक्ष भी होते हैं। और प्रेमचंद के पूरे साहित्य को हम देखते हैं तो ये चीज हमें दिखाई देती है। स्त्री पक्ष को विशेष करके आज मैं उद्घाटित कर रही हूँ तो दिखाई देता है मुझे कि प्रेमचंद एक तरफ उसके मजबूत पक्ष को पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ वो उसकी कमियों की ओर चल रहे हैं। नारी जीवन के अंधेरे पक्ष के उद्घाटन को प्रेमचंद केवल स्त्री पुरुष के व्यक्तिपरक संबंधों तक नहीं रखते, अपितु उसे तत्कालीन राष्ट्रीय जागरण और स्वाधीनता संघर्ष से जोड़कर नया आयाम देते। यदि याद हो तो रंगभूमि की सोफिया विनय के साथ मिल जाती है जाकर के। प्रेमचंद की ये दृष्टि है निश्चित रूप से। उनके लिए स्त्री पुरुष संबंध रूमानी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, वे उसे प्रेम कथाओं के वायवीय भावबोध से का आधार नहीं बनाते, बल्कि उस स्त्री के ठोस सामाजिक धरातल को उठाने या देखने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि स्त्री वायवी कल्पना की वस्तु नहीं है या पात्र नहीं है। निश्चित रूप से नारी के संदर्भ में सामाजिकता का आरंभ जो होता है स्त्री के संदर्भ में विशेष करके प्रेमचंद और आज भी एक परिवार से होता है। और प्रेमचंद की रचनात्मकता का जो मुख्य केंद्र है वो परिवार और समाज ही है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में प्रमुख पात्रों के पारिवारिक जीवन के चित्र दिए हैं। एक सीमा तक प्रेमचंद पारिवारिक जीवन के प्रति मोहग्रस्त भी हमें दिखाई देते हैं। परिवार की संपूर्ण संपत्ति का पुरुष का अधिकार होता है, स्त्री के पास कोई अधिकार नहीं है। उसका पारिवारिक जीवन पुरुषों के कठोर अनुशासन में व्यतीत होता था। यह केवल आर्थिक जकड़न ही नहीं थी बल्कि धार्मिक, सामाजिक और नैतिक जकड़न भी थी। प्रेमचंद अपने साहित्य में ये दर्ज कर रहे। स्त्रियां उन सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित थीं जिनके बिना स्त्री का जीवन पशुवत था। पति की मृत्यु के बाद स्त्री को आजीवन वैवध्य स्वीकार करना पड़ता था। इसके सूत्र हमें माँ, बेटों वाली माँ, विधवा, स्वामिनी, अधिकार कहानी में ले गए। यदि प्रेमचंद की कहानी साहित्य को देखेंगे तो इन कहानियों में विधवा के जीवन के आपको चित्र मिलेंगे। इस दूसरा, जबकि पुरुष वृद्धावस्था में भी दूसरा विवाह कर सकता है और या करने के लिए वो स्वतंत्र है, और इसका सूत्र हमें निर्मला उपन्यास में मिलता है। नया विवाह, नरक का मार्ग, आप कहानियों में भी इन प्रसंगों को देख सकते हैं। वह अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष के से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकती। यह हमें लांछन कहानी और सेवा सदन उपन्यास में देखने को मिलता है। पति की आज्ञा के बिना घर के बाहर रहने पर निर्वासित की जाती है। यह सेवा सदन उपन्यास और निर्वासित कहानी में आप देख सकते हैं। पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री को माता पिता के यहाँ भी पनाह नहीं मिलती। स्त्रियों को पुरुषों की नजरों से बचने के लिए पर्दे में रखा जाता है। इसे आप दुराशा कहानी में देख सकते हैं। पतिव्रता होना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है, इसके लिए अपने जीवन की आहुति भी कम है। यह हम रानी सारंधा, शाप, मर्यादा की बेदी कहानियों में देख सकते हैं। सतीत्व एवं मातृत्व के आभूषण थे, ये हम निर्वासन, सती, सुहाग का शव और लांछन कहानियों में देख सकते हैं। स्त्रियों को लांछना का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। जिनके बच्चे नहीं होते थे, लड़के का न होना अत्यंत शोक की बात होती थी। इसे आप नैराश्य कहानी में देख सकते हैं। दहेज प्रथा ने भी स्त्री जीवन को अत्यंत दुखमय बना दिया था। पर्याप्त दहेज न मिलने पर भी पति का प्यार नहीं मिलता था, जिसे आप कुसुम कहानी में देख सकते हैं। अनमेल विवाह होते थे, निर्मला या नया विवाह या सेवा सदन, जिसमें नारी जीवन में दुखों का न खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ता था। औरत या तो घुट घुट के मर जाती जैसे निर्मला, या वैश्य जीवन अपनाना पड़ता जैसे सेवा सदन उपन्यास की स्त्री।
परम आदर्श थे उसके लिए सेवा, त्याग, संयम, क्षमा, करुणा। इसे आप देख सकते हैं सेवा का मार्ग कहानी, शूद्रा में, मर्यादा की वेदी में या स्वर्ण की देवी में। स्त्री जीवन की त्रासदियों के बीच शिक्षित स्त्रियां सहज ही पाश्चात्य पद्धति के जीवन की ओर आकर्षित हो जाती थीं। पश्चिम की नारी स्वाधीनता उन्हें प्रभावित करती थी। परिणामतः विवाह प्रथा और सामाजिक रूढ़ियों पर से उनका विश्वास डगमगाने लगता था। ये हम मिस पद्मा कहानी की पद्मा जो पात्र है उसके रूप में देख सकते हैं। ऐसी स्त्रियों की उदारता का फायदा उठाकर पुरुष उन्हें यौन शोषण के चक्र में फंसाते थे। दो सखियां कहानी। प्रेमचंद अपने साहित्य में नारी मुक्ति की कामना करने वालों के पुरुषों की लोलुपता का पर्दाफाश करते हैं। नारी के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण एवं व्यवहार की भिन्नता को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में अभिव्यक्ति दी है। अपने ही परिवार की स्त्रियों के प्रति हमारे व्यवहार और संबंध से भी हमारी वास्तविक प्रगतिशीलता का प्रमाण मिलता है, जिसे दूसरे परिवारों की स्त्रियों के लिए अपेक्षित मानते हैं। वस्तुतः वही आजादी हम अपनी स्त्रियों को नहीं देते। हमारी स्त्री विषयक दृष्टि कई तरह से अंतर विरोधों का शिकार होती है। प्रेमचंद के यहाँ भी कुछ अंतर विरोध मिलते, लेकिन प्रेमचंद के जब विचार साहित्य को हम देखते हैं तो उन अंतर विरोधों से पर्दा हट जाता है। और यदि आप साहित्य के समाज शास्त्रीय आलोचना को देखेंगे और समझेंगे तो वहां हम देखते हैं कि कथानक का समाज होता है, एक पाठक का समाज होता है और एक लेखक का भी समाज होता है। जब तीनों समाज किसी लेखक को दर्ज करने पड़ते हैं तो हमें कई अंतर विरोध दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब हम प्रेमचंद के विचार साहित्य को देखेंगे तो दिखेगा कि प्रेमचंद यहाँ पर कहाँ खड़े हैं। मैं प्रेमचंद विविध प्रसंग के भाग 3 से कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगी और प्रेमचंद की स्त्रीवादी दृष्टि और ज्यादा हमारे सामने स्पष्ट होगी। प्रेमचंद लिखते हैं, महिलाओं को वैवाहिक जीवन के लिए क्यों तैयार किया जाए। अभी तक मैंने कहानियों से उदाहरण दिए थे और बहुत सारे आदर्शों की बात करी थी। यहाँ विचार साहित्य आता है। विचार साहित्य में लिखते हैं कि महिलाओं को केवल जीवन के लिए, विवाह जीवन के लिए क्यों तैयार किया जाए। उन्हें जब तक आर्थिक स्वतंत्रता न प्राप्त होगी उस वक्त तक पति पत्नी में साम्यवाद न उत्पन्न होगा। अगर साम्य का एकमात्र आर्थिक आधार हो ही जाए तब भी कमोवेशी का झंझट रहेगा ही। स्त्री घर में जो काम करती है वह उसकी कमाई से कई गुना ज्यादा महत्व की चीज है। पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया है कि अब वे माताएं और गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वाधीनता को प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन पकाना नहीं जानते तो स्त्री क्यों सीखे। जो विद्या पढ़कर पुरुष रोटी कमाता है और इसके लिए औरत को अपनी लौंडी समझता है, वही विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती हैं। वह खाना क्यों पकाए, वकालत क्यों न करे, अध्यापिका क्यों न बने, इसका फैसला हमारी देवियों को ही करना चाहिए। उनकी कन्याएं कैसी शिक्षा पाएं, स्वार्थी पुरुषों का फैसला वह क्यों मंजूर करने लगे। ये प्रेमचंद के विचार साहित्य से प्रेमचंद विविध प्रसंग भाग 3 पृष्ठ 266-267 से मैंने लिया है इसको। अब जो हम कथा साहित्य में अब तक प्रेमचंद को देखा, मैंने कुछ उदाहरण दिए, समझा। अब उसके बरक्स यदि हम प्रेमचंद के विचार साहित्य को देखें तो प्रेमचंद की दृष्टि आधुनिक और स्त्री के लिए बहुत सशक्त हमें दिखाई देती है। मैं एक उदाहरण और पढ़ूंगी। नारियों ने सिद्ध कर दिया है कि बहुत से कामों में वह पुरुषों के बराबर ही नहीं, पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। रहा परिवार का सवाल, तो अब यह जरूरी नहीं रह गया कि नारी परिवार विहीन हो। इस बेकारी के जमाने में कितने ही पुरुष अपनी पत्नियों की कमाई पर गुजर बसर करते हैं और अब तो अविवाहित स्त्री भी पिचकारियों द्वारा संतानवती हो सकती है, जो IVF से
जो डोनर से स्पर्म लेकर के बात चल रही है, प्रेमचंद अपने विचार साहित्य में दर्ज कर रहे हैं इस बात को। फिर किस कायदे से उसे कम वेतन दिया जाए? हाँ, नारियों से हमारा नम्र निवेदन है कि अब वे एकांत भोग की बात छोड़ें और अपने बेकार पुरुषों की उसी तरह नाज बर्दारी करें जैसे पुरुष अब तक अपनी बेकार स्त्रियों की करता रहा। प्रेमचंद अपने समय में कितना आगे बढ़ करके सोच रहे हैं, कितना आगे बढ़ करके लिख रहे हैं और कितना आगे बढ़ करके कह रहे हैं। इसी के बरक्स में एक कहानी का एक माध्यम से भी प्रेमचंद को रखूंगी और ये बताने का प्रयास करूंगी कि किसी भी साहित्यकार को ये वास्तव में, क्योंकि साहित्य में कथानक जो होता है उसकी कई डिमांड होती है और उस कथानक के हिसाब से चरित्र को उठाना और रखना होता है। तो प्रेमचंद की एक कुसुम कहानी में प्रेमचंद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आदि काल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसे गाय बैल या खेती बाड़ी। पुरुषों को अधिकार था कि स्त्री को बेचे, गिरवी रखे या मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वर पक्ष अपने सूर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था और कन्या को उड़ा जाता था। वह स्त्री को अपने घर ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है। सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज भी कई हजार वर्षों के बीतने पर भी पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाएं कुछ विकृत या संस्कृत रूप में विद्यमान। प्रेमचंद इस बात को दर्ज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि प्रथाओं के रूप बदलते हैं जो मनुष्य है। और यहाँ पर प्रेमचंद दरअसल पुरुष के माध्यम से पितृसत्ता को उजागर कर रहे हैं और वो पितृसत्ता दरअसल एक आइडियोलॉजी है, एक दर्शन है, जो चिंतन है, जो समय समय पर स्त्री या पुरुष के अंदर किसी न किसी रूप में हमें प्रेमचंद के कथा साहित्य में पितृसत्ता दिखाई देने लग जाती है। प्रेमचंद नारियों का यह आह्वान तब कर सके थे जब स्त्री विमर्श की कोई केंद्रीयता नहीं है। आज हम बात करें, हम आज 75-80 साल का संविधान होने जा रहा है हमारा, 79 का आजादी हुए और करीब करीब हमारे 76 साल संविधान को बने हुए जा रहे हैं। आज भी क्या हम प्रेमचंद की तरह किसी साहित्यकार को बेबाकी से लिखते हुए पढ़ पाते हैं और बैलेंस बनाते हुए? विशेष करके प्रेमचंद दरअसल समाज में संतुलन बना रहे हैं और वो संतुलन है सांस्कृतिक बोध को बचाए रखने की जद्दोजहद है प्रेमचंद की। यहाँ प्रेमचंद भारतीय चीजों में जो सांस्कृतिक बोध है भारत का, उसमें आई हुई या परंपरा को हर एक को खराब भी नहीं मानना है। वो मनुष्यता के गुण यदि स्त्री के अंदर देखना चाहते हैं तो उस मनुष्यता के गुण को पुरुषों के अंदर भी देखना चाह रहे हैं। और प्रेमचंद लगातार इस विकृति पे बात करते हुए दिखाई देते हैं जो बाद के समय में हमारे समाज ने जिसे धर्म मान लिया, जो रूढ़ परंपराओं को परंपरा या सांस्कृतिक बोध समझ लिया। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगी और एक उदाहरण आपको रखूंगी मैं सेवा सदन से। मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती, ये प्रेमचंद लिख रहे हैं। वैश्यों वाला उदाहरण देती हूँ। हमें वैश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं, ये ज्यादा उपयुक्त अधिकार है। आज भी जो भारतीय आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी में हम या तो बहुत अच्छी की कामना स्त्री से करते हैं कि वो देवी स्वरूपा रहे, या यदि वो उस मापदंड पे जब खरी नहीं उतरती है तो हम उसको क्या समझने लग जाते हैं कि ये पतित है, वैश्या है। उसी तरह से पूरा समाज और उसमें स्त्रियां भी। और चरित्र स्त्री का आज भी सबसे आसान चीज हो गई है, पहले से है, लेकिन उसको आज भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक स्त्री को यदि कमजोर करना है तो उसके चरित्र पे आरोप लगा दीजिए। सेवा सदन में कुंवर अनिरुद्ध सिंह का ये कथन है
हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी आबाद है। प्रेमचंद लिख रहे हैं, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है, यह मीना बाजार हम ही लोगों ने सजाया है, ये चिड़ियां हम लोगों ने ही फांसी हैं, ये कठपुतलियां हमने बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। ये प्रश्न आज भी उसी तरह से विद्यमान है। जमींदार की जगह आप थोड़ा सा बदल सकते हैं स्वरूप को, कोई और शब्द आ गया होगा इसका स्थानापन्न होकर के, लेकिन आज भी दाल मंडी उसी तरह से आबाद है। सेवा सदन के माध्यम से एक नैराश्य लीला जो कहानी है प्रेमचंद की, तो उसमें एक पात्र है कैलाशी। कैलाशी की जुबानी एक अभिव्यक्ति है कि मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती। ये समस्या दरअसल स्त्री के साथ दो तरह से दिखाई देती है। विवाह मैम जुड़ी हुई है और जैसे साक्षी ने बताया कि उनका स्त्री विमर्श में काम है, तो निश्चित रूप से मैं जो समझ पा रही हूँ कि केवल समस्या पुरुष की तरफ से नहीं है, उसकी स्वीकारोक्ति स्त्री के अंदर मौजूद जब हो जाती है, असली तब समस्या वहां से पैदा होती है। किसी ने आपको गलत किया और आपने अंतर मन में उसको गलत मान लिया, तो समस्या यहाँ है कि कोई दूसरा आपको कितना भी खराब कहता रहे, आप इतनी मजबूत बनिए कि आपको उसके गलत कहने से कोई प्रभाव पड़े ही नहीं। क्योंकि गलत आपको कौन कह रहा है, सबसे पहले हमें उसकी पड़ताल करनी है, और वो व्यक्ति कह रहा है जिसके अंदर पितृसत्ता है। और पितृसत्ता है वो स्त्री को दोयम दर्जे का बनाती है, और दोयम दर्जे के बनाने के लिए वो उसके चरित्र को एक टूल्स की तरह से इस्तेमाल करती है। और इसीलिए पूरा साहित्य की भावना के लाल प्रकाश में लिखा गया साहित्य है जब एक स्त्री को देवी कहा जाने लग जाता। क्यों? क्योंकि वास्तव में देवी जो है वो एक अति आदर्श आइडियोलॉजी है जो के तौर पर आ सकती है, उसको साथी नहीं बना सकता। तो नैराश्य लीला में लिखते हैं कि मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती। प्रेमचंद क्या कह रहे हैं? प्रेमचंद कर रहे हैं कि सबसे पहले मजबूत होने की जरूरत है। मैं अपने को अभागिनी नहीं समझ, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूँ। हम हमेशा विशेषकर स्त्री दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं कि कोई हमें काम करे तो कहे हाँ बहुत काम किया है, मतलब छोटी छोटी चीजों पे कोई हमें सुंदर कहे, कोई हमें योग्य कहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास पैदा नहीं है आज भी कि हम अपने को उस धरातल पर रख करके स्वीकार कर पाए। हमें लगातार दूसरों के देखने की जो हमारे डीएनए में आ गई है बातें, उन बातों से हम आज भी निकल नहीं पा रहे। तो कहती है मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूँ, मैं अपना घोर अपमान समझती हूँ, पर मुझसे शंका की जाए। नित्य कोई ही चरवाहे की भांति मेरे पीछे लाठी लिए घूमता रहे, किसी खेमे न जा पड़ूं, यह दशा मेरे लिए असह्य है। प्रेमचंद कब लिख रहे हैं? नैराश्य कहानी के माध्यम से। आज भी स्त्री के वही प्रश्न है। यदि पति पत्नी में लड़ाई हो, जो कहानियां साहित्य के माध्यम से बात कर रही हूँ मैं, घटना के माध्यम से नहीं, लिटरेचर के माध्यम से, तो आज भी कहीं ना कहीं स्त्री का बड़ा कारण है कि पति मुझ पर शक कर रहा है, या पत्नी का बड़ा कारण पति को भी है कि वो पत्नी उस पर शक कर रही है। दरअसल प्रेमचंद पात्र उस समय स्त्री ला रहे हैं, हो सकता है आज प्रेमचंद के पात्रों में कुछ पुरुष पात्र भी आ जाते जो यही डायलॉग बोलते कि मुझ पे पग पग पर शंका जो करने की बात है। तो प्रेमचंद को यदि हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, प्रेमचंद अपने समय में और कितने आगे हैं। तलाकशुदा स्त्री को गुजारा राशि देने की बात है। मार्च 1933 में जब हरि सिंह गौर द्वारा प्रस्तुत तलाक बिल आ रहा है तो उसकी चारों तरफ बड़ी चर्चा थी। तब प्रेमचंद ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, हिंदू विवाह और तलाक दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, लेकिन इस आदर्श का मूल्य कम हो जाता है जब उसके पालन का भार केवल स्त्रियों पर रख दिया जाता है।
विशेषकर जब हिंदू देवियां खुद इस बिल की मांग पेश कर रही हैं, तो पुरुषों को उसमें स्वीकार करने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं रह जाता। जब तक देवियां चुपचाप बिना किसी तरह का असंतोष प्रकट किए अपने कष्टों को सहन करती जाती थी, पुरुषों के पास अपने को धोखा देने का एक बहाना था। वह कहते थे, हमारी देवियां पतिव्रता पर इतनी जान देने वाली हैं कि चाहे पुरुष कितना ही जुल्म करे, उनके मन में कोई दुर्भावना आ ही नहीं सकती। अब भी हमारी अधिकांश बहनों की यही मनोवृत्ति है, लेकिन जो जो उनमें शिक्षा का प्रचार हो रहा है, उनमें अपनी वर्तमान अधोगति से विभिन्न विद्रोह उत्पन्न हो रहा है और तलाक की मांग उसी विद्रोह का सूचक है। हाँ, इस बिल के साथ इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि पुरुषों की जायदाद में स्त्रियों को कुछ अधिकार रहे, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि नित नए फूलों का रस लेने वाले मनोवृत्तियां तलाक को एक बहाना बना लें। प्रेमचंद विविध प्रसंग, भाग 3, पेज 258। प्रेमचंद ये मान रहे हैं कि इस संपत्ति का तलाक होने के बाद भी स्त्री को संपत्ति में से अधिकार मिले। प्रेमचंद एक तरह से स्त्री का सशक्त पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि रस लेने वाली मनोवृत्ति वाला पुरुष आसानी से तलाक देगा और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी करता चला जाएगा। जब उसकी संपत्ति में से बंटवारा होगा तो वो तलाक देने से पहले 2 बार सोचेगा और एक तरह से जिस स्त्री को तलाक दिया जाएगा वो स्त्री भी मजबूत होगी, क्योंकि उसको संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। मुझे लगता है कि आज भी कानून में बहुत तब्दीली की स्त्रियों को लेकर के जरूरत है। जो प्रेमचंद की चिंता है अपने समय की, वो संविधान में वाजिब रूप में अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है कहीं ना कहीं। तो इस प्रेमचंद तलाक के पक्ष में देखा जाए तो बड़ी स्पष्ट राय है कि ठीक है, स्त्रियां मांग रही है उनको तलाक मिले, लेकिन तलाक के साथ उनका सारा अधिकार खत्म नहीं हो जाएगा, उन्हें उस संपत्ति में अधिकार मिलेगा। प्रेमचंद का विचार साहित्य और कथा साहित्य में मुझे दोनों में ये अंतर दिखाई देता है। एक सुहाग की शव कहानी से सुभद्रा है और उसका पति है व्यभिचारी। तो व्यभिचारी पति की सुभद्रा हत्या कर देती है। हत्या का विचार आता है उसके मन में और वे अंतिम दौर के लेखन में ही नहीं बल्कि आरंभिक दौर में भी इस बात को लेकर के कि स्त्री क्यों व्यभिचारी पति की हत्या न करे जब पति पत्नी की हत्या कर सकता है। प्रेमचंद कैसे आज भी प्रासंगिक हैं हमारे लिए, लगातार हम देख रहे हैं। इसका मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पढ़ूंगी। विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है। वही एक डॉक्टर धर्मवीर आलोचक है, उनकी किताब है प्रेमचंद सामंतों का मुंशी। तो प्रेमचंद के ऊपर कुछ धर्मवीर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बाद में उसका कई सारे आलोचकों ने जवाब भी दिया है। तो डॉक्टर धर्मवीर जो है वो पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निभाया है, इसे नहीं उद्धृत करते वहां पर प्रेमचंद सामंत के मुंशी में, और प्रेमचंद को घेरते हैं धर्मवीर। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि उन्होंने इसको नहीं देखा कि ये तो प्रेमचंद को वो देख रहे हैं कि विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है, ये धर्मवीर देख रहे हैं। लेकिन आगे का जो डायलॉग है प्रेमचंद का कि पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निभाया है, अब पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा नहीं कह सकती। तो जब वो कभी भी कोई आलोचक कोई आलोचना करता है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पूरे डायलॉग पे बात करे, बीच में से एक टुकड़ा उठा करके किसी भी लेखक के ऊपर उस तरह का आरोप न लगाए। तो यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर का क्योंकि मैंने इसलिए जिक्र किया है कि वो इस उदाहरण को वहां ले रहे हैं सामंतों के मुंशी में, और वो मैंने जब पूरी उस कहानी को देखने का प्रयास किया, सुभद्रा को देखने की कोशिश करी, तो उसमें उन्होंने क्या करा कि जो आगे की बात है उसको छोड़ दिया, और वो आगे की बात छोड़ने से एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि आप किसी लेखक को घेर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं घेर रहे, आप गलत तरीके से उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए प्रेमचंद का कद उस किताब को आने के बाद और बढ़ा, प्रेमचंद का कद छोटा नहीं हुआ सामंतों के मुंशी को या प्रेमचंद की नीली आंखें।
दोनों किताब यदि हम लोगों में से किसी ने देखी या पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से जानते होंगे कि प्रेमचंद को और ज्यादा पढ़ने में, और ज्यादा समझने की जद्दोजहद जो है वो बढ़ जाती है। दरअसल यही प्रेमचंद को बड़ा लेखक भी बनाती है कहीं ना कहीं, कि प्रेमचंद किस तरह से बड़े लेखक हैं। मैं आगे और अपनी बात को बढ़ाऊंगी, समय तो है ना सुमित? जी मैम, अभी है समय। ठीक है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। एक गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता का कैरेक्टर है, सब जानते हैं, और मालती का कैरेक्टर। प्रेमचंद, मिस्टर मेहता के विचारों को प्रेमचंद का विचार कहा जाता है अक्सर, और मैं कई बार कहती हूँ कि मेहता को पूरी तरह प्रेमचंद मत बनाओ। क्यों? क्योंकि पैरेलल प्रेमचंद का विचार साहित्य भी उसी समय का लिखा हमारे पास मौजूद है, जहां प्रेमचंद और कैसे प्रेमचंद को लेकर के आते हैं। तो इसी पर मैं कुछ बात करूंगी। प्रेमचंद के साहित्य में वस्तु स्थिति देखा जाए तो कई जगह हमें भिन्न दिखती है। अगर मेहता के विचार से प्रेमचंद पूर्णतः सहमत होते तो वो मेहता के चरित्र को उस ढंग से प्रस्तुत नहीं करते जैसा कि उन्होंने किया। मेहता को समझने के लिए मालती के साथ उसके संबंधों की जांच करना जरूरी है। मालती जो पेशे से डॉक्टर है, विदेश से पढ़ाई करके आई है, मुक्त विचारों वाली आधुनिक महिला है, उच्च वर्ग के साथ अपने सामाजिक संबंधों के कारण उस वर्ग के पुरुषों की स्वार्थपरता, स्त्री लोलुपता, प्रदर्शन प्रियता एवं आंतरिक खोखलेपन से वह अच्छी तरह से परिचित है। उसका परिचय मेहता से होता है और इसी वर्ग के अन्य पुरुषों से भिन्न साहस, दृढ़ता, पौरुषीय गुणों से क्यों कर बढ़ता है। हम जानते हैं कि मेहता उसको कुछ आगे का दिखाई देता है, मेहता में गुण जो है से युक्त है। वह मालती को अपनी ओर आकर्षित करने का वैसा प्रयास नहीं करते जैसा अन्य पुरुष करते हैं। एक स्त्री क्या चाहती है, कैसे मेहता की ओर मालती आकर्षित होती है, मालती उसके गुणों से प्रभावित होती है। मेहता एक रोमांटिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो विचारों में एडवेंचरिस्ट कहा जाएगा एवं कर्म में निष्क्रियवादी है। दार्शनिक है, हम सब जानते हैं, पढ़ा हुआ है। उसके विचारों ठोस दिशा नहीं है, के विचारों में अंतर विरोध की भरमार है, जबकि प्रेमचंद के विचारों में अंतर विरोध की भरमार नहीं है। लेकिन अपनी लच्छेदार भाषा में वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब तक मालती मेहता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके आगे समर्पण करने की मुद्रा में रहती है, तब तक मेहता उसके आगे नहीं झुकता। जब मालती विवाह का प्रस्ताव रखती है तो मेहता पति पत्नी के बीच बेवफाई का सवाल उठाते हैं। वह मालती से पूछते हैं कि अगर तुम्हें मैं धोखा दूं तो तुम क्या करोगी। मालती सहज रूप में कहती है, मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी, फिर भी न माने तो विष खाकर मर जाऊंगी। लेकिन मेहता के अनुसार अगर उसकी पत्नी उसे धोखा दे तो पहले उसे जान से मार दे और फिर खुद मर जाए। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों में अंतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मर जाएगा वह अपने प्रेम तत्व की व्याख्या करते हुए कहता है, नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूं और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम, त्यागमय प्रेम तथा निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पित कर देता है, मेरे लिए यह निरर्थक शब्द। तो प्रेमचंद मेहता कैसे, जब प्रेमचंद का गढ़ा पात्र प्रेमचंद मालती के चरित्र को उठाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कहानी पढ़ी है जहां प्रेमी ने प्रेमिका के लिए अपनी जान दे दी। ऐसी भावनाओं को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मालती जिसने मेहता से प्रेम पाने के लिए अपने जीवन की दिशा बदलती थी, जिसने सेवा और त्याग को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था, जो मेहता को अपना गुरु, पथ प्रदर्शक, देवता मानती थी, उसके यह विचार सुन स्तंभित रह जाती है
स्वयं लेखक के शब्दों में मालती को एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। इसके बाद मालती मेहता के संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। मालती पर मेहता का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। मेहता मालती की तटस्थता और निर्वेदिता के सामने अपनी सारी दृढ़ता खो बैठती है। वह अपने किए पर पछताता है, मालती से क्षमा मांगना चाहता है, लेकिन मालती द्रवित नहीं होती। उनके संबंध में मित्र भाव तक ही सीमित रह जाते हैं। मैं मालती और मेहता के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रही हूँ यहाँ पर कि प्रेमचंद स्त्री को पुरुष से आगे दृढ़ प्रतिज्ञा वाली बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा चरित्र बना रहे हैं मालती के माध्यम से कि यदि स्त्री अपनी जिद पे आ जाए तो उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। जिस मेहता से अटूट प्रेम करती थी, उसके इस वाक्य ने मालती की रास्ता बदल दिया। मित्र तो रह गए, लेकिन पति पत्नी के संबंध की तरफ कभी मालती ने फिर मुड़ करके नहीं देखा। विवाह जैसी यह बात इस बात का प्रमाण है कि मेहता प्रेमचंद की दृष्टि में आदर्शवादी चरित्र नहीं है, बल्कि मेहता के माध्यम से प्रेमचंद मध्य वर्ग के चारित्रिक खोखलेपन को चित्रित करते हैं। जहां मालती का चरित्र निरंतर विकसित होता है, वहीं मेहता का चरित्र ह्रास को प्राप्त होता है। मेरा कहने का प्रयास बराबर ये है कि ये प्रेमचंद के गोधान उपन्यास से है, मालती और मेहता का। प्रेमचंद का सेवा सदन पहले उपन्यास से, और यदि हम यात्रा पूरी देखें गोधान तक की, तो ये हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है कि प्रेमचंद तटस्थ हैं, स्त्री को पुरुष से ज्यादा गुणवान, दृढ़ प्रतिज्ञ और सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न कहानियों के जो प्लॉट हैं, जो कथानक हैं, वो प्रेमचंद गढ़ करके स्त्री के चरित्र को उत्तरोत्तर विकसित कर रहे हैं, बल्कि स्त्री के चरित्र में पतन नहीं ला रहे हैं। और जो उसकी कमजोरी भी है, उसके पे पश्चाताप करते हुए भी, जैसे गबन में आपको दिखाई देगा कि जो आभूषण प्रियता थी, उसी आभूषण प्रियता के लिए वो तिलांजलि दे देती है उन गहनों को एक तरफ। तो प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि स्त्री किस मनोभाव में रहने पर क्या चाहती है। जब तक उसका पति है, परिवार है, तब तक तो उसको गहने से आभूषण प्रियता है उसके अंदर, लेकिन जब उसको ऐसा लगता है कि इस आभूषण के कारण उसका जीवन या उसका परिवार संघर्ष करेगा, तो उन्हीं आभूषणों का वो त्याग करने पर फेंक दिया उठा करके आभूषणों को। तो स्त्री को प्रेमचंद जितनी बखूबी से जान पाए, समझ पाए, ये प्रेमचंद जैसा ही लेखक है जो सरल से सरल कथानक के माध्यम से हमारे सामने प्रेमचंद ने एक स्त्री को आज की स्त्री में तब्दील करने के लिए, जो आज हम जहां पर हैं, इसमें प्रेमचंद का बड़ा योगदान है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रेमचंद का लेखन हमारे लिए प्रासंगिक है। प्रेमचंद की जन्म जयंती हमें मनाने के लिए निरंतर इसी तरह से हर दिन उत्साहित होना है, उन्हें बार बार पढ़ना है, बार बार नए प्रश्नों के साथ प्रेमचंद के पास जाना है। जब हम नए प्रश्नों के साथ प्रेमचंद के पास जाएंगे, तो प्रेमचंद के यहाँ से हम उत्तर लेकर के वापस आएंगे निश्चित रूप से, और वो उत्तर ऐसे होंगे जो हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो हमें सही दिशा देंगे। चाहे हमें मालती बनना पड़े या अन्य अन्य पात्र, या होरी की पत्नी धनिया जो सत्य के लिए लड़ती है, या सोफिया। तो ये जो पात्रों की पूरी मैंने बहुत सारी कहानियों के नाम भी आपके साथ लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेमचंद प्रासंगिक है। प्रेमचंद के पास जितने हम नए प्रश्नों को लेके जाते हैं, चाहे विचार साहित्य से, चाहे साहित्य से, हम हर बार एक आह्लाद से भर के उन उत्तरों को लेकर के लौटते हैं। इसीलिए आज जयंती के अवसर पर प्रेमचंद को याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना हमारे लिए उपयोगी है। प्रेमचंद तो चले गए, लेकिन वर्षों वर्षों तक प्रेमचंद को हम पढ़ें, हम जाने, और प्रेमचंद को इसी तरह से हम प्रश्नों के उत्तर के लिए खोजते रहें, देखते रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, क्योंकि 53 मिनट का समय, मुझे लगता है कि 1 घंटा यदि शेड्यूल होगा तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा, जो है ना।
गूगल मीट से, इसलिए कभी फिर मिलेंगे, इसी प्रसंग को फिर आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे नए प्रश्नों के साथ में बढ़ाएंगे। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, करीब 40-45 लोग जुड़े हुए हैं इसमें, खुशी की बात है। सीधे लेक्चर होते हैं उसमें लोग नहीं होते इतने, तो अच्छा लगा। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मेरे साथ रख सकते हैं। प्रेमचंद के किसी भी इस तरह की आपके मन में आ रहे हो कि प्रेमचंद ने क्या उत्तर दिया, उन पर आरोप भी लगे, स्त्रियों को लेकर के भी लगे हैं, कहते पहले आदर्शवादी थे बाद में नहीं। प्रेमचंद जहां आदर्शवादी है, हाँ, प्रेमचंद का नैतिकता बोध चाहे स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के लिए बना हुआ है, और वो नैतिकता बोध भारतीय संस्कृति की देन है प्रेमचंद की, क्योंकि प्रेमचंद का डीएनए तो इसी भारत का है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़ के, शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से प्रेमचंद साहित्य को और स्त्री विमर्श को लेकर के उन पे बात करना बहुत सुखद रहा हमारे लिए। और जो आज एक बात कही जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और अगर दर्पण में देख करके हम अपना चेहरा नहीं संवार पा रहे हैं तो समाज किधर चला जाएगा वो आज पता चल रहा है। जैसा कि मैम ने कहा कि पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किधर ले जाएगा, आज किधर ले गया है ये हम सीधे सीधे समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं कि हम स्त्री विमर्श तो नहीं कहेंगे, जो तथाकथित आजकल चल रही हैं चीजें वो स्त्री विमर्श के अंतर्गत तो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी जो सुधार होना था वो सुधार नहीं हुआ, इसीलिए इतना बिगाड़ हो गया कि आजकल उस पर बात करने से भी लोग कतरा रहे हैं कि वो विमर्श के क्षेत्र में आए। और हालांकि आ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि स्त्री अपने मातृत्व गुण को छोड़ करके किसी आक्रामक या आपराधिक की ओर बढ़ रही है, वो गलत चीजें हैं और नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रेमचंद या फिर तमाम साहित्यकार ये बता चुके थे पहले से भी, सावधान हो जाइए और सुधरने की बात है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं सुधार हुआ और आज हम इस कदर पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपको इतने महीने बाद हमने सुना और बहुत खूबसूरत लगा ये प्रेमचंद पे प्रसंग सुनना, और स्त्री विमर्श को लेकर के सुनना बहुत बेहतर रहा हमारे लिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सुमित को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुमित जो पिछले अरिकंचन संस्था पर जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनकी एक सूची देना चाहते हैं, और किस प्रकार से संस्था निरंतर साहित्य और संस्कृति को लेकर के चलने का काम कर रही है। और ये सुमित का बहुत कह सकते हैं इनका एक प्रयास है, एक विद्यार्थी जीवन में ही एक अच्छा मंच इन्होंने प्रदान किया है, सभी को बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, बट हमें सुनने का भी यहाँ पे बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। तो सुमित। बहुत शुक्रिया साक्षी। मैं अमृता मैम का बहुत कृतज्ञ हूँ कि छोटी सी रिक्वेस्ट पर मैम जो है यहाँ आई, हम लोगों के सामने अपनी बात कही, सुनने का मौका मिला। लगभग 1 साल के बाद 20 जून को हम लोग वहाँ से परीक्षा दे करके निकल गए थे यूनिवर्सिटी से, और चारों सेमेस्टर में मैम से पढ़ने का मौका मिला। हिंदी साहित्य का इतिहास, पत्रकारिता, हिंदी में प्रेमचंद को लेकर पर हम लोग पढ़े, मैम से तमाम तरह के विषय पढ़े। लेकिन आज फिर से वो क्लास बिल्कुल मेरे सामने है, जैसे वो LLT 3 में हम लोग बैठे हुए थे और वहाँ क्लासेस चल रही थी, तो वो स्मृति पूरी जाग गई है। बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद सुनने के बाद। यह मंच मैं इसी के लिए बनाया ही था कि देश के अलग अलग क्षेत्र से जितने भी हमारे साथी हैं जुड़े अधिक से अधिक, और जितने भी अच्छे वक्ता हमारे यहाँ अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में किसी भी जगह हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको यहाँ जोड़ूं और तमाम साथी को सुनने का मौका मिले। क्योंकि ऑफलाइन में तो अब जो जहाँ नामांकित है, जो जहाँ है वहीं से सुन पाते हैं। ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम हम लोग के सामने हो जाता है कि हम लोग कहीं से भी बैठ करके एक दूसरे को सुन सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं, अपने प्रश्न को जो है वहाँ रख सकते हैं और सकते हैं। प्रयास यही रहा है निरंतर। यह मंच अरिकंचन मंच में पिछले साल तैयार किया था, इसी दिन इसका शुभारंभ किया गया था, और वैसे कार्यक्रम कराने का जो बिल्कुल यही तरीका मैं पिछले 3 साल से अपना रहा था, 2023 से ही। इसमें हमारे जो भी छात्र थे, हमारे साथी थे, उन लोगों को मौका दिया जाता था, और अलग अलग बहुत ही आश्चर्य, मैं अगर सुनाने लगूं तो आधा घंटा लगेगा बताने में, मैं उतना विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर 25-30 विद्यार्थी उस समय में भी जुड़ रहे थे 2023 में भी, और 25-30 छात्रों में से सभी का विषय अलग अलग। जैसे अगर मैं नागार्जुन पर, विद्यापति पर, रामधारी सिंह दिनकर पर, तमाम तरह के कवि और
अलग अलग विचारिक पृष्ठभूमि पर भी बातें हुई हैं और छात्रों ने वो बातें रखी हैं। पूरा ब्यौरा मेरे पास लिखा हुआ है। फिलहाल मैं पिछले 1 साल का मैं वो करना चाहूंगा कि हमारे साथ कौन कौन से अतिथि जुड़े इस मंच से, उनको इस मंच से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि पिछले साल प्रेमचंद जुड़े हुए हैं, हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अपनी बात अभी रखेंगे दीपक सर, धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ 2 शब्द सर कहेंगे अभी। तो संजय कुमार सेठ सर उसमें अध्यक्षता किए थे। उस पर हिंदी दिवस पर कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम किया गया था सितंबर में। उसमें डॉक्टर अजय यादव, ये भी सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो भी हम लोग के साथ हिंदी भाषा और भक्तिकालीन काल पर अपनी बात रखे थे। और डॉक्टर मंजरी खरे जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अभी हैं कार्यरत सहायक प्राध्यापिका हैं, वो हिंदी भाषा के अनुप्रयोग पर अपनी बात रखी थी। तीसरा कार्यक्रम बाबा नागरजन के ऊपर रखा गया था, जिसमें प्रोफेसर अनीता सिंह आई थी, उदय प्रताप महाविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से। उसमें छात्र वक्ता को, हालांकि ये मंच छात्रों को प्राथमिकता देती है, और जिसमें पारस सैनी, उज्जवल कुमार गुप्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसमें जुड़े थे, अपनी बात रखे थे, जिसमें गरिमा में उपस्थिति विभा मैम, दीपक सर, अवधेश सर, शंकर सर, मंजरी खरे मैम की रही थी। पुण्यतिथि विशेष में हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु की पुण्यतिथि मनाए थे, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर कमलानंद झा हम लोग के भी उपस्थित थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में अभी कार्यरत हैं सर, प्रोफेसर हैं। उसमें छात्र वक्ता के रूप में विश्वेंद्र यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए थे, और चिंकी कुमारी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ रही हैं, परास्नातक की छात्रा हैं, वह आई थी। संचालन निशांत कुमार कर रहे थे। और आज 5वां कार्यक्रम इस मंच के बैनर तले हो रहा है, जिसमें हम लोग बीच अमृता मैम उपस्थित हैं, और स्वागत वक्तव्य के लिए मैम हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दीपक त्रिपाठी सर जुड़ी हुई हैं। मैं तमाम वक्ताओं का, तमाम साथियों का, यहाँ जुड़े हुए अभी लगभग 45-50 से अधिक साथी यहाँ जुड़े हैं, हमारे प्राध्यापक और साथी जितने भी जुड़े हैं, सबको मिलाकर मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहेगा, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा, और मैं निरंतर यह प्रयास करता रहूंगा कि ऐसे ही कार्यक्रम होता रहे, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिलता रहे, और मैं ऐसे ही तमाम प्राध्यापकों को, तमाम वक्ताओं को मैं बुला करके आप लोगों के समक्ष सुनने का मौका प्रदान करवाऊं। मेरी ये कोशिश रहती है, मैं एक माध्यम मात्र हूं, यह मंच आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रयास से ही यह मंच चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और अमृता मैम का विशेष धन्यवाद। अब मैं दीपक त्रिपाठी सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन और अपने 2 शब्द में इस पूरी व्याख्या को लेकर अपनी बात रखें और धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके बाद भी कार्यक्रम की समाप्ति की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है सुमित? जी सर, जी सर। औपचारिक धन्यवाद के लिए कहा है, तो मैं जरा सा अगर कहीं अनौपचारिक हो जाऊं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। सबसे पहला धन्यवाद तो डॉक्टर अमृता मैम जी को मैं सबसे पहला धन्यवाद उन्हीं को देना चाहूंगा कि उन्होंने शिष्य की बात मानी और समय दिया, और बहुत ही विस्तार से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों की पीढ़ी में प्रेमचंद के विशेषज्ञ इस तरह से आ रहे हैं, और ये प्रेमचंद जी की ही गुंजाइश है कि स्त्री विमर्श पे इतना कुछ है आपके पास, और बहुत बातें आपने इसमें मौलिक बातें अपनी कही। वो मैं चूंकि मैं भी प्रेमचंद जी को कुछ पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ उनके बारे में, तो मुझे बहुत खुशी है। इसके पहले मेरा ख्याल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुश्ताक अहमद साहब हुआ करते थे, जो प्रेमचंद जी पे काफी काम किया है उन्होंने, और वो विशेषज्ञ थे। लेकिन अब आप एक नई विशेषज्ञ के रूप में मिल गई हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, इसके लिए आप सर हमारे यहाँ प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर सर भी हैं, जिनका प्रेमचंद को लेके काम है। नए लोगों में तो आप हैं, पुराने में वो जाफर साहब थे प्रेमचंद जी को, और मुश्ताक अहमद साहब थे बहुत दिन, तो ये सारे लोग। और प्रेमचंद जी को आपने इतना विस्तार से, केवल आपने प्रासंगिकता वाले बिंदु पर स्त्री विमर्श को ही आपने केंद्र में रखा, क्योंकि वो बहुत इतना खुद ही इतना पर्याप्त है और इतना बड़ा है कि उस पर भी आप पूरा नहीं कर पाई। आपने केवल इशारे किए जगह जगह, कहानियों में, उपन्यासों में, और उसके हर रूप को आपने, तो बहुत 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 आपका धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं विभा जी को दूंगा कि विभा जी ने ऐसे शिष्य जो है पैदा किए, ऐसे
अपनी नर्सरी में ऐसे फूल लगाए, ऐसे बगिया में सुमित जैसे, उनका धन्यवाद कि हरिकंचन और ये पूरा उन्होंने समय दिया, इसके लिए तो धन्यवाद है ही। अलग से उन्होंने जो काम किया है अपने स्टूडेंट्स को लेके, और उन्हीं की प्रेरणा से सुमित इलाहाबाद भी गया और अमृता जी जैसे विद्वानों से उसका सामना हुआ और वो उसने बहुत कुछ सीखा। तो मैं कुछ 2-3 बातें, मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं इसलिए मैं 2-3 बातें, चूंकि प्रेमचंद जी की एक कहानी है मंत्र, मैं उसका संदर्भ देते हुए उसमें मंत्र में तो ये बात ये रहती है कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति था उससे वो जो है वो एक परोपकार की भावना से, या आप कहें कि उसका दिल नहीं मानता और वो डॉक्टर के बेटे को बचाने पहुंच जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी निहित है कि अगर आप कोई मंत्र जानते हैं तो फिर आपसे रहा नहीं जाता अगर उस मंत्र की जरूरत कहीं पड़ जाए। तो जैसे आप अगर एलिजिबल हैं और कोई फॉर्म निकला, तो आप अगर एमए हैं तो नेट का फॉर्म निकला तो भरेंगे वो मामला रहता है। तो जहां तक प्रेमचंद जी की बात हो तो प्रेमचंद जी पे कुछ बिना बोले निकल जाना, कहीं तुलसीदास पे बात हो रही हो तो बिना बोले निकल जाना, रहा नहीं जाता आदमी से बिना बोले। तो मैं उसी लिहाज से बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं 2 बातें, क्योंकि मैम ने बहुत विस्तार से बताया प्रासंगिकता वाले बिंदु को लेकर, और 2 बातें मैं, एक बात तो डॉक्टर अमृता जी की ही बात से निकालते हुए उन्होंने सामंतों का मुंशी वाला जो जिक्र किया डॉक्टर धर्मवीर का, मैं सारे जो विद्यार्थी हैं उनसे एक विशेष आग्रह करूंगा कि आप लोग किसी भी लेखक को पढ़ें तो आप खुद जस्टिफाई करें, आप खुद अपना न्याय, अपना विवेक, अपनी बुद्धि लगा। अब देखिए वो सामंतों का मुंशी कह दिए और दलित आलोचक के रूप में डॉक्टर धर्मवीर स्थापित है, ठीक है। कफन कहानी को लीजिए आप, अब कफन कहानी पे हमला करते हैं दलित आलोचक और चिंतक, कहते हैं कि कोई दलित इतना निकृष्ट, इतना निम्न कैसे हो सकता है कि वो जो है कफन के पैसे को बेच के शराब पी जाए। आपने इसको, ये सामंतों की मुंशीगिरी है, ठीक है। और दूसरी तरफ 1.25 सेर गेहूं है। अब जो दक्षिणपंथी आलोचक वो कहते हैं कोई ब्राह्मण इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि वो उसको पकड़ के खींचते हुए दलित मर जाए। तो मतलब प्रेमचंद किसके हैं, ये जरा सा मुश्किल है। दलित कह रहे हैं कि नहीं, सवर्ण कह रहे हैं कि नहीं मेरे नहीं है, तो ये समस्या पैदा होती है। तो मैं सारे शोधार्थियों से, सारे विद्यार्थियों से ये बात बहुत बहुत विवेक पूर्वक और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप खुद पढ़ें। आप, क्योंकि साहित्य ही आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप इतिहास भी पढ़ रहे हैं, आप राजनीति विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, आप समाजशास्त्र भी, आप सारी चीजें को रिलेट करें। क्योंकि कोई केवल स्त्री विमर्श आप करें और दलित विमर्श से पल्ला झाड़ लें, ऐसा नहीं चलेगा। दलित विमर्श आप करें और सांप्रदायिक विमर्श से आप पल्ला झाड़ लें, नहीं चलेगा। सब कुछ समग्रता में आपको अग्रगामी होना होगा, जिसे कहें तो प्रोग्रेसिव होना होगा या प्रगतिशील होना। आप समग्रता में प्रगतिशील हो पाएंगे, टुकड़े टुकड़े में नहीं हो पाएंगे। इस बात को बहुत कायदे से जान लीजिएगा। और इसका उदाहरण एक प्रासंगिकता में एक बात मैं और जोड़ दूं कि आजकल सांप्रदायिकता हम लोगों के लिए एक सांप्रदायिक बात एक समस्या बन गई है। मैं बिना किसी राजनीति के इसको शुद्ध रूप से साहित्यिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को तो संकट जो दिखता है हमारे साहित्य से ही सारी चीजें हम लोग इसी लेंस से देखते हैं। प्रेमचंद जी की एक कहानी है ईदगाह, अभी वो पाठ्यक्रम से बाहर की गई। अच्छा, जो लोग पाठ्यक्रम से बाहर करते हैं चीजों को या फेर बदल करते हैं पाठ्यक्रम में, चाहे इतिहास का हो चाहे साहित्य का, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि हम कर रहे हैं। अच्छा, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? बस वो कहेगा वो ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है और ऊपर से। अब भगवान जाने कितने ऊपर से आदेश है। अच्छा, वो जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेता कि कल अगर उसको पाला बदलना पड़े, पक्ष बदलना पड़े, तो चुपचाप फिर उस पाले में चला जाए जिस पाले में नहीं है, और लोग उसको ना जानते नहीं तो पकड़ेंगे। ईदगाह कहानी निकाल दिया। मैंने कुछ लोगों से बात की कि ईदगाह कहानी में ऐसा क्या है कि आप उसे पाठ्यक्रम से निकाल दे रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुत्ववादी कि
उनका कहना यह है कि कोई मुसलमान का बच्चा इतना मॉरल कैसे हो सकता है, या हम उसको मॉरल के इतने आइडियल फॉर्मेट में कैसे पेश कर सकते हैं कि वो खिलौना, मिठाई ये सब न खरीद के अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदे। तो मतलब इसलिए उसको ना पढ़ने दो। तो मेरे कहने का मतलब है, आप एक आइडियल अपना भी कोई खड़ा करिए, आप दूसरे आइडियल ध्वस्त करने के बजाय आप कोई ऐसी कहानी लिखिए कि आपकी कहानी और मर्मस्पर्शी हो और दिल को छू जाए और उसे लोग पढ़ें। तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि स्त्री विमर्श वाले पक्ष तो अमृता जी ने रखे ही, आप लोग खुद भी अपने अध्ययन से प्रेमचंद की प्रासंगिकता तब तक रहेगी जब तक उनकी जो कहानियां हैं और जो उपन्यास हैं उनमें जो समस्याएं हैं, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक प्रेमचंद प्रासंगिक रहेंगे, जब तक स्त्री असमानता रहेगी तब तक प्रेमचंद प्रासंगिक रहेंगे। सांप्रदायिकता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवादिता, जाति पाति धर्म का भेदभाव, जब तक आप अपनी समस्याएं दूर नहीं करेंगे तब तक प्रेमचंद बने रहेंगे, यथावत बने रहेंगे, जहां हैं वहीं बने रहेंगे। आप उन्हें उम्र दराज कह के, आप उन्हें बूढ़ा कह के, और अब तो प्रेमचंद जब से रॉयल्टी फ्री हुए हैं, उनकी मृत्यु को 56 साल हो गए, तब से सारे लोग छाप रहे हैं बहुत सस्ते में उपन्यास, बहुत सस्ती किताबें। तो सारे लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप हिंदी में अगर गद्य साहित्य में चाहे आप जितने आधुनिक लोगों को पढ़िए, आधुनिक विमर्श करिए, ठीक है, आप अपना क्लासिक जानते रहिए। प्रेमचंद आपके क्लासिक हैं, आप उनको प्रस्थान बिंदु मानकर, और उर्दू कहानी का इतिहास में सर्वोपरि वो हैं। हिंदी कहानी का इतिहास पढ़िए तो वहीं से शुरू होता है, का इतिहास हो चाहे उपन्यास का इतिहास हो। तो ये आप प्रेमचंद दोनों में पढ़ाए जाते हैं। आप उर्दू साहित्य का इतिहास पढ़िए तो उसमें भी उन्हीं से अफसाना निगार से बात शुरू होती है। बहुत कुछ है प्रेमचंद साहब पे कहने के लिए इस अवसर पे, लेकिन बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। मैं पुनः एक बार अमृता जी को धन्यवाद दूंगा, और सुमित को और साक्षी और बाकी तमाम जो हमारे शोधार्थी जुड़े हैं सबका। और मैं उनसे ये भी आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह का कार्यक्रम जब भी सुमित करें तो अगर आपको मैसेज मिल जाए तो आप 1 घंटा 100 घंटा आप निकालें। अच्छे वक्ताओं को बुलाया जाता है, और एक मंच ये कोरोना काल की देन है। जैसा सुमित ने कहा कि 3-4 साल से वो शुरुआत उसी से हुई थी, पढ़ने पढ़ाने से, तो हम लोग ये सब भी उसी पे करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि आज हम लोग इकट्ठा हुए, और फिर बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते विद्या मैम, शुक्रिया सुमित, साक्षी और सारे शोधार्थी विद्यार्थी जो जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम मैम। धन्यवाद राम मैम, बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम आज का। तो खखरियां उड़ गए हैं, जो अन्न है, जिनमें भारीपन है, वजन है, धैर्य है, वो टिके हुए हैं इस बात को सुनने के लिए। कोशिश ये है, अब सबसे ज्यादा बच्चा जुड़े हैं, आधी कार्यक्रम है। सही बात है, मैंने प्रचार प्रसार भी उस तरीके से मैं किया था इस बार। मेरी कोशिश क्या, ऐसे स्टेटमेंट पे विवाद हो सकता है, आप जो कह रहे हैं। आपका शुभ नाम? नमामि झा। अच्छा, नमामि। आप ये बेनाम कौन है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नमामि अंग्रेजी साहित्य से मास्टर्स वो बैचलर कर चुकी हैं, बीएड कर रही हैं, और हिंदी से भी बहुत काफी रुचि रखती हैं, लिखती पढ़ती हैं। नमामि बहुत अच्छी विद्यार्थी है, हमारी जूनियर है क्लास, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटर है। और हमारी बहुत प्यारी बहन है, और बहुत अच्छे से हम लोग साथ में बहुत सारे कार्यक्रम, नाटक भी हम साथ खेले हैं। माधवी मंचा किए थे। अभी फिलहाल में आरके कॉलेज में इसी माधवी की चर्चा हुई थी, तो मैंने हमारा जो नाटक हुआ था उसके बारे में मैंने बताया था कॉलेज में विस्तार से। तो कहने का मतलब माध्यम से प्रत्येक महीना में जो दूसरा और चौथा रविवार आता है उस पे कार्यक्रम करने की योजना है, और वो योजना तब सफल हो सकती है जब कम से कम 4 से 5 साथी हमारे आकर के खुद हमको ये बताएंगे कि मैं इस विषय पर बात रखना चाहता हूँ। और कहने का मतलब ये है कि आप 15 दिन लगभग किसी एक विषय पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पार्ट टाइम,
मतलब अपने सिलेबस से हट करके, सिलेबस की कोई ऐसा विषय वस्तु या किसी पुस्तक, किसी वैचारिक पृष्ठभूमि को उठा कर लाते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि को ही लाते हैं, तो उस पर बात रखी जा सकती है। तो दूसरे और चौथे रविवार को अनिवार्य रूप से कार्यक्रम होगा, और हो सकता है कि उसमें से किसी एक रविवार को हमारे किसी विशिष्ट वक्ता तैयार हो जाएंगे, तो उनको मैं बुला करके और एक अलग कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। लेकिन जिस रविवार को किसी बड़े वक्ता मतलब को इनवाइट नहीं करूंगा, या करूंगा भी तो उनके साथ भी हमारे छात्र वक्ता शामिल होते हैं। हमारे पिछले कई कार्यक्रम में छात्र वक्ता साथ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले कार्यक्रम से अगर कोई बड़े वक्ता आते हैं, बड़े वक्ता की मुख्य मतलब कोई प्रोफेसर आते हैं, कोई अच्छे वक्ता आते हैं हमारे बीच, उनके साथ भी मैं 5 मिनट या 7 मिनट जो मेरे पास समय मिल पाता है, मैं उसमें अलग से 2 से 3 छात्रों को मैं मतलब साथी हमारे हैं, मैं उनको मौका जरूर दूंगा। मेरी कोशिश यही है कि जो छात्र और प्रोफेसर के बीच का बात करने का जो एक गैप है ना, कि उसको मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, उस हेजिटेशन को मैं दूर करना चाहता था। क्योंकि मैं जब बीए में था उस समय से ही, हालांकि बचपन से मंच पर जाता रहा हूँ नाटक के माध्यम से और तमाम तरह के क्रियाकलाप, लोकगीत और लोक नृत्य के माध्यम से, लेकिन यह जो मंच है साहित्यिक मंच, यह मंच मैं जब बीए में था उस समय से मैं इस पर जाने लगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जिस तरीके से मंच पर जा रहा था, बोल रहा था, ऑनलाइन तो उस हिसाब से बहुत आसान माध्यम होता है कि आप अपने घर में बैठ के, अपना कंफर्ट जोन में बैठ करके आप अपनी बात रख रहे हैं, सामने एक कैमरा ऑन करना है, बैठना है, अपनी बात रखनी है। लेकिन मंच पर जाने की बिल्कुल अलग अनुभव है, मंच पर जाने का, और ये मैं अनुभव बहुत अच्छे से महसूस कर चुका हूँ। जब मैं शुरुआत में जाता था तो मेरे पैर कांपते थे, हाथ जुबान लड़खड़ा जाती थी हमारी, बच जाता भैया। हाँ, तो गला सूख जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो जाते जाते ही दूर होती है। और ये जो चांदनी अभी बोली हैं, या फिर हमारे जो गोपाल हमारे साथ जुड़े हैं, जूही दीदी हैं, नमामि जुड़े, राम वृक्ष हैं, गुलशन तो भी नए छात्र हैं, अंशु है, मेहजवी हैं, रजनी है, रानी है, और हमारे साथ खुशबू मैम जुड़ी हुई है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक हम लोग साथ जुड़ी हुई हैं। शांति हैं, रंजीत जी हैं हमारे साथ, जो शिक्षक भी हैं और अच्छा पकड़ रखते हैं भाषा के ऊपर, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत सक्रिय हैं। तो इन तमाम जो साथी हमारे हैं वो सब किसी न किसी रूप में इस मंच से जुड़े हुए हैं, आते रहे हैं, अपनी बात रखते हैं, सुनते हैं। सुनना बहुत बड़ी कला होता है, तमाम कला में से मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी कला है सुनना। जिस व्यक्ति के पास सुनने का धैर्य नहीं है, उसका बाकी कला थोड़ा सा कुछ न कुछ कम हो जाता है, चाहे वो लिखने का हो, पढ़ने का हो, और तमाम सारी बातें। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, तो इसी सब के साथ बस यही कहना चाहता था कि दूसरे और चौथे रविवार को कार्यक्रम होना तय है अब, मतलब अगस्त से। अब ये तय करना है हम लोगों को कि अब किस रविवार को कुछ कौन बोलेंगे, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे मैसेज कर दें कि भाई मैं इस विषय पर अपनी बात रखूंगा, समय मैं 5 मिनट लूंगा, 7 मिनट लूंगा, 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट से अधिक किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक, 10 मिनट बहुत होता है बोलने के लिए। जब आप बोलेंगे तो आप 4 पन्ने की बात 10 मिनट में कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग आइए, जुड़िए, पढ़ते रहिए, टेक्स्ट को मत छोड़िए, पढ़ते रहिए। और मैं सभी को वो करूंगा, और हमारे साथ खुशबू मैम जुड़ी हुई है, यह भी सहायक प्राध्यापिका है, मैम चली गई मैम, तो मैं उनको भी किसी दिन वक्ता के रूप में बुलाऊंगा जरूर। मैं उनसे मैं बात किया था, अभी गई है वो मैम, की हुई थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, जो दूसरा रविवार होगा अगस्त का, उसमें। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मतलब 1 घंटे 20 मिनट का हुआ है, पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड किए हैं इस मोबाइल से। चचेरे भाई का मोबाइल छीन के ले आए थे, बोले मोबाइल दो, अपना रिकॉर्ड करेंगे हम, इसलिए। बोल रहे हैं शांति।